दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का हमारा सेशन इंडियन पॉलिटी का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रहने वाला है, जिसमें मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसमें पढ़ाऊंगा संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से होता है। हर एग्जाम में मान के चले आप, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। किसकी अनुसूचियां? संविधान की, ठीक। अब देखिए अनुसूचियां, इसका क्या मतलब है। देखिए, जब संविधान बना है उसमें दो सेक्शन है। एक तो आर्टिकल वाला हो गया अनुच्छेदों का। अनुच्छेद कुछ नहीं है, उसके अंदर भाग है, मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें जो प्रावधान किए हैं वो आर्टिकल्स के अंदर किए गए हैं। उसी के आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है, उसी के आधार पर कानून का निर्माण किया जाता है। वैसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनुसूचियों के अंदर रखे हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, अपनी किताबें देखते होंगे, चैप्टर के नेम होते हैं, वैसी अनुसूची है। अनुसूचियों के अंदर कोई ना कोई प्रावधान रखे गए हैं। उन्हीं चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहता है, ठीक है। देखिए, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, यानी 8 अनुसूचियां पहले से रखी गई थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, समय के साथ साथ, मैंने कहा ना संविधान, मैंने जब आपको पहली बार पढ़ाया था संविधान में संशोधन, तो मैंने क्या कहा था, हमारे देश का संविधान ऐसा है जिसमें हम समय के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने समय की ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें हमें चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अनुसूचियों की संख्या अभी वर्तमान में बढ़ा के कितने पहुँचा दी है, 12 बना दी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जब संविधान लागू हुआ कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ, ठीक। अब देखिए, ये जो 12 अनुसूचियाँ हैं ये 8 से 9, 10, 11, 12 कैसी भी, पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ, फिर हम 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को पढ़ेंगे। मतलब 8 तो थी, तो बाद में क्या आती हैं, देखिए 9वीं अनुसूची आती है सबसे पहले, ठीक है। इस 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा जाता है संविधान में, वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। जो भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था, उसमें जो पहली बार चेंज किया गया था वो इसी के लिए किया गया था, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए। और ये कब किया गया था, 1951 में, ठीक है, 1951। और इसका क्या मतलब है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। सीए लिख दिया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी पहला संविधान संशोधन क्या था, 9वीं अनुसूची को जोड़ने को लेके। फिर 9वीं जुड़ गई थी, अभी कितने 12, तो उसके बाद कौन सी आएगी, 10वीं, हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो संविधान में 52वें नंबर का संशोधन था, ठीक है। कौन सा था, पूछता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम आएंगे, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब हुआ था, 1985 में। ये क्या था, अभी हम इस पे आएंगे। 10वां भी जुड़ गया। फिर 2 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 11वीं और 12वीं, ठीक है। जो 11वीं अनुसूची संविधान में ऐड की गई थी वो कब की गई थी, 73वें संविधान संशोधन, 73rd, ठीक है। और जो 12वीं की गई थी वो कब की गई थी, 74th, यानी 74वें संविधान संशोधन। यानी पहली जोड़ी की थी पहले संविधान से संशोधन, दूसरी जोड़ी की थी, मतलब 10वीं जोड़ी की थी 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं अनुसूची 73वें से और 12वीं अनुसूची 74वें से। हमेशा आपका यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पेपर में पूछता है। ये जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन थे, इनका अधिनियम था 1992, ठीक है। 1992 में ये संशोधन लेके आई थी संसद, ठीक है। अधिनियम था 92 का, लागू आगे 93 पे जाके लागू होते हैं। तो ये जो संविधान में अनुसूचियां जोड़ी गई थी। अब देखिए, पहले के बाद आप कहेंगे 52वां क्यों आया, देखिए ये कब हो रहा है, 51 में हो रहा है, ये कब हो रहा है, 1985 में हो रहा है ना, सेकेंड वाला जो 10वां था। तो इस दौरान और भी तो भाग होंगे जो संविधान में परिवर्तित हुए होंगे, उनका नंबर दिया होगा। दूसरी बार जो संशोधन कुछ और मैटर होगा, तीसरी बार कुछ और, चौथी बार कुछ और, तो 52वें नंबर में पहुंचा। तो जब 10वीं अनुसूची जोड़ी 52वां, 11वीं जोड़ी तो कौन सा, 73वां, और 12वीं अनुसूची जोड़ी जब वो कब हुआ, 74वां। अभी हम इसको सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं पहली अनुसूची से। देखिए, जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची है वो क्या बताती है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 12 अनुसूचियाँ, हमने यही पढ़ना है। देखिए, पहली अनुसूची हमें ये बताती है राज्यों के नाम, किसके नाम, राज्यों के। उसके अलावा जो संघ शासित क्षेत्र है, दूसरे के हैं संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश जिसको आप कहते हैं, इनके नाम, इनकी सीमाएं और इनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है, पहली अनुसूची, ठीक। तो पहली अनुसूची का संबंध किससे, देखिए राज्यों के नाम, राज्य नाम, ठीक है,
राज्य का कौन सा क्या नाम होगा, संघ शासित या केंद्र शासित कहते हैं जिसको अब, उनके नाम। ठीक, इसके अलावा इनकी क्या सीमाएं होंगी, बाउंड्री क्या होगी, और इनके अंदर कौन से न्यायिक क्षेत्र आएंगे। ठीक है, न्यायिक क्षेत्र। तो पहली अनुसूची जैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सब नाम किसके अंदर है, इनके अंदर। संघ शासित दिल्ली कहेंगे आप, अंडमान निकोबार कहेंगे, दादर नागर हवेली कहेंगे, ये सब किसके अंदर है, इनके। इनकी सीमा और इनके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन सब किसके अंदर मिलता है, पहली अनुसूची। तो समझ गए, पहली अनुसूची अगर आपसे पूछता है क्या है, आप कहोगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र जो भी होंगे वो पहली अनुसूची के अंदर आएंगे। ठीक, तो पहली अनुसूची है, ये दो अनुच्छेदों को प्रभावित करती है, एक तो फर्स्ट भारतीय संविधान का और एक चौथा। ये हम जब पढ़ेंगे पहला, और जब संविधान में पढ़ाऊंगा आपको स्टार्ट करके, तब हम आर्टिकल में आएंगे तब देखेंगे। पहला अनुच्छेद क्या है, उसमें भारत को कहा गया है भारत का नाम क्या होगा। ठीक है, भारत को राज्यों का एक संघ कहा जाता है, उसमें भारत के नाम का वर्णन है। इंडिया, या तो उसको इंडिया कहा गया या भारत को कहा गया। ठीक है, और चौथा अनुच्छेद जो है उसमें ये बताया गया है अगर इन अनुसूचियों में कोई भी परिवर्तन होता है, यानी पहली अनुसूची, दूसरे और अभी जब दूसरा तीसरा अनुच्छेद ये सब पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि अगर कोई संशोधन होगा तो जो फोर्थ आर्टिकल वो बताता है कि वो 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, वो एक नॉर्मल संशोधन होगा। ठीक, वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन में मत आइए, मैं आपको वो टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, पहले से चौथे आर्टिकल तक आपको अभी सिर्फ अनुसूची सीखनी है, पहली अनुसूची में ये चीज़ें हैं। ठीक, समझ आ गया होगा। देखिए अब आती है सेकंड, दूसरी अनुसूची। आखिर ये क्या है दूसरी अनुसूची। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, जो विभिन्न पदाधिकारी होंगे इस देश में, ठीक है, विभिन्न पदाधिकारी अभी बताता हूँ, उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन, क्या, वेतन, भत्ते, पेंशन, इनका जो वर्णन है वो दूसरी अनुसूची के तहत किया गया। आपसे पूछता है दूसरी अनुसूची क्या है, आप कहोगे विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन। अब ये विभिन्न पदाधिकारी कौन हैं, कोई मास्टर साहब हैं, कोई आपके वो सीएम साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति हैं, कौन है आगे। ठीक है, ये हमने देखना है। देखिए जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर कौन कौन आते हैं। ठीक, एक तो आपके आएंगे कौन, राष्ट्रपति, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, दूसरा आएगा राज्यपाल, कौन आएगा दूसरा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल। इसके अलावा जैसे संसद है, संसद दो चीज़ों से मिलकर बनती है, राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो इन दोनों जगह क्या होते हैं, लोकसभा में भी अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा में अध्यक्ष को सभापति बोला जाता है, उपसभापति बोला जाता है। तो जो संसद है यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जगह, ठीक है, वो आएंगे तीसरे। कौन से, लोकसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, इनके क्या आएंगे, वेतन भत्ते। वैसे ही राज्यसभा में सभापति बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति। ठीक है, सभापति और उपसभापति। जब आप यहाँ पहुँच गए तो आपको स्टेट माना होगा, राज्यों माना होगा। ठीक, राज्यों में क्या होता है, जहाँ संसद केंद्र में होती है, राज्यों में उसको बोला जाता है विधानमंडल। क्या बोलते हैं, विधानमंडल। केंद्र में आप संसद बोलते हैं, राज्यों में उसी को विधानमंडल बोला जाता है। विधानमंडल के भी दो हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं विधान परिषद, जैसे वहाँ लोकसभा बोल रहे थे, राज्यों में विधानसभा। ठीक है, जो लोकसभा होती है राज्य में विधानसभा होती है, तो विधानसभा अध्यक्ष का भी क्या आएगा इसमें, वेतन भत्ते और उसको मिलने वाली पेंशन। ठीक है, किसके, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, विधानसभा। ठीक, और अगला क्या आएगा, विधान परिषद, यानी विधानमंडल के दूसरा सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद यहाँ के सभापति और उपसभापति, उपाध्यक्ष जो भी है, इनके वेतन भत्ते और पेंशन। और लास्ट जो आते हैं, दो लोग और बचते हैं, सुप्रीम कोर्ट SC प्लस HC हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन। और लास्ट कैग, यानी कैग का मतलब होता है CAG, कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत का होता है। ये कौन होता है, हमारा टॉपिक है, आगे हम आएंगे इसमें। आप इतना समझ लीजिए, सरकार का व्यय होता है उसका ऑडिट करता है कि पैसा कहाँ कहाँ खर्चे किया है, उसके बाद राष्ट्रपति के साथ संसद में उस रिपोर्ट को रखता है। ठीक है, एक पद है भारत में, हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में भी वो पद रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा गिरीश मुर्मू को भारत का नया CAG बनाया गया है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हमारा टॉपिक है, हम आएंगे इसमें, ठीक है। किसको बनाया गया है? गिरीश मुर्मू को, और वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। उनकी जगह मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बना दिया गया है और गिरीश मुर्मू को कैग बना दिया गया, ठीक है। तो इतने लोगों के वेतन भत्ते और पेंशन किस में आते हैं? अनुसूची 2 में आते हैं, ठीक। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी के वेतन भत्ते और पेंशन का जिक्र अनुसूची 2 में नहीं किया गया है? इनमें से ऑप्शन 1 हटा देगा, प्रधानमंत्री दे देगा। अब आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी वहाँ सोचेंगे कि इसका भी होगा जब औरों का है, या मुख्यमंत्री। इनका नहीं है। आपको जितना मैंने बता रखा है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और लास्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनके बारे में अनुसूची 2 बताती है, ठीक। अब देखिए अगला कौन आता है? अनुसूची 3 आती है। कौन सी अनुसूची आएगी? 3rd आएगी, ठीक है। तीसरी अनुसूची भारतीय संविधान के क्या बताती है? शपथ के बारे में बताती है। संविधान में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ को लेकर ये क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। अब वो विभिन्न पदाधिकारी हैं कौन, किसकी शपथ के बारे में बताएगा, इसमें प्रारूप दे रखा है, ठीक है। कौन कौन से कैसे शपथ ली जाएगी उसका वर्णन कर रखा है। देखो इसमें भी यही पूछेगा, देखो संबंध किससे? शपथ से या प्रतिज्ञान से, ठीक है, शपथ। अब देखिए इसके अंदर कौन आता है? एक तो केंद्र के मंत्री, यानी संघ स्तर पे जो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं मंत्री, ठीक है, यानी संघ के मंत्री भारत सरकार के, ठीक है। एक तो ये आते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी होते हैं, जिनसे कहा जाता है कि आप चुनाव लड़िए, उठिए चुनाव में, जिन लोगों को टिकट मिल जाता है उनको भी शपथ लेनी पड़ती है। यानी संसद के सदस्य के लिए अभ्यर्थी जो होते हैं, संसद के सदस्यता हेतु अभ्यर्थी, ठीक है। ये संसद सदस्य नहीं है, ठीक, ये अभी अभ्यर्थी हैं, अभी चुनाव नहीं जीते हैं, ये उससे पहले की कंडीशन। तीसरा कौन आएगा? संसद के सदस्य, संसद सदस्य। चौथा कौन आएगा केंद्र में? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ये तो केंद्रीय स्तर पे आते हैं। सेम चीज राज्य स्तर पे, यहाँ संघ मंत्री थे तो राज्य मंत्री, राज्यों के जो मंत्री होते हैं राज्य स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। यहाँ पे कौन था? संसद की सदस्यता हेतु अभ्यर्थी था, तो आप लिखिए राज्य विधानमंडल। राज्यों में तो विधानमंडल होता है, विधानमंडल हम पढ़ेंगे आगे, संसद क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, अभी सिर्फ ये समझ रहे। यहाँ पे कौन आएगा? राज्य विधानमंडल हेतु जो सदस्य अभ्यर्थी होते हैं वो। तीसरा कौन आएगा? यहाँ संसद सदस्य थे, यहाँ विधान मंडल यानी विधानसभा जो भी कहते हैं आप, ठीक है, सदस्य विधानमंडल कहते हैं इसको, राज्य की संसद होती है, ठीक है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इन लोगों की शपथ का प्रारूप और इसके अलावा अंतिम आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, वही, ठीक है, इसकी शपथ। तो इतने पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का वर्णन है। इसमें न प्रधानमंत्री है, ना यहाँ पे उपराष्ट्रपति है, ना यहाँ राष्ट्रपति है, ना राज्यपाल है, उनकी शपथ का वर्णन इसमें नहीं है। वो लोग अलग अलग तरीके से शपथ लेते हैं, उनके अनुच्छेद में पढ़ाऊंगा। जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है, राज्यपाल 159 के तहत शपथ लेता है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 या 69 के आसपास आप कंफर्म कर लेना, उसके तहत शायद 69 के तहत वो क्या लेता है? शपथ लेता है, ठीक। अब देखिए जब इसके शपथ के बारे में आते हैं, जो राष्ट्रपति होता है वो किस चीज़ की शपथ लेगा? वो संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, संविधान को प्रोटेक्ट करने की शपथ लेता है, संविधान को डिफेंड करने की शपथ लेता है, ठीक है। यानी विधि और संविधान सर्वोच्च मानेगा वो, उसको डिफेंड करने, उसको प्रोटेक्ट करने, इन चीज़ों की शपथ लेता है। और राज्यपाल भी इसी टाइप की शपथ लेता है, ठीक। उपराष्ट्रपति हमेशा निष्ठा की शपथ लेता है, संविधान और विधि के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है कि मैं इसके प्रति निष्ठा जाहिर करूंगा। कौन? उपराष्ट्रपति। इसके अलावा बाकी ये लोग, इनके शपथ का प्रारूप इसमें तीसरी अनुसूची में है। देखिए जो राष्ट्रपति का, मैंने उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते वगैरह बताए थे, उसका जो अभी दूसरी अनुसूची में बताया था उसमें उपराष्ट्रपति का वर्णन नहीं है। उपराष्ट्रपति को अलग से वेतन और भत्ते नहीं मिलते हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति को एज ए राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन, भत्ते और पेंशन दिए जाते हैं। आप संविधान में कहीं नहीं पढ़ोगे कि उपराष्ट्रपति को ये वेतन मिलता है, ये भत्ते। उसको जो मिलते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, क्योंकि वही राज्यसभा के सभापति का, मतलब सभापति का वो संभालता है, क्या संभालता है? दायित्व संभालता है, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का वर्णन। अब अगला देखो क्या आते हैं। अगली अनुसूची आपकी आती है चौथी अनुसूची। कौन सी? 4th। इसमें क्या है?
इसमें आपका बताया गया है जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा क्या है, विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, अलग अलग राज्य से उसमें सीटें दी गई हैं, वो लोग आते हैं राज्यसभा में। जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी या किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें दी जाएंगी, वो किस में है, चौथी अनुसूची में। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो किस अनुसूची के तहत आते हैं, तो वो चौथी अनुसूची में उनका वर्णन है। ठीक है, तो इसका मतलब है राज्यसभा हेतु सदस्यों की संख्या किस राज्य से कितनी होगी। ठीक है, ये किस में है, चौथी। और अभी वर्तमान में आपको बता दूं, सर्वाधिक संख्या अगर आपसे कोई पूछता है तो वो है यूपी की। यूपी से सबसे ज़्यादा सदस्य राज्यसभा के लिए चुन के आते हैं, वो है 31। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं, राज्यसभा क्या होती है, संसद वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा। ठीक है, महाराष्ट्र इसके बाद 19 सदस्य, तमिलनाडु 18 सदस्य, इसके बाद बंगाल या बिहार ये सब हैं 16 सदस्य वगैरह। हमारे उत्तराखंड से हैं 3 सदस्य। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने मेंबर जाते हैं। तो ये राज्यों का है। ठीक, जो इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ से राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं। एक तो दिल्ली है, दूसरा है पांडिचेरी। दिल्ली से 3 सीटें राज्यसभा के लिए हैं, पांडिचेरी से 1 सीट है। ठीक, क्योंकि वो दोनों में विधानसभाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा कहीं भी विधानसभा का अभी फिलहाल वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, राज्यसभा में सदस्यों का कितने संख्या होगी, कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची। देखिए, जो मैंने आपको पहली अनुसूची बताई थी, मैंने उसमें क्या बताया था, राज्यों का नाम बताया था, सीमा बताई थी, न्यायिक क्षेत्र। वर्तमान में आपको पता होगा 28 राज्य हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 2 कौन जुड़े, JNK जम्मू कश्मीर और आपका ये लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, ये 2 जुड़ गए। ये 5 अगस्त 2019 को संसद ने पास कर दिया था, 2019 को। ये जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया था। हम अनुच्छेद जब 370 आएंगे देखेंगे उसमें कैसे क्या हुआ था। ठीक, ये अब देखिए अगली अनुसूची आती है 5वीं अनुसूची, 5th। ठीक है, इसमें क्या है, ये अनुसूची थोड़ा सा देखना आप इसको। अब इस मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सेक्शन अगर आप देख रहे होंगे तो आप इंडिया का मैप अपने पास पक्का रखे रहना। ठीक है, इंडिया के मैप को, राजनीतिक मैप जिसमें राज्यों की सीमाओं का वर्णन किया गया, उस मैप को साथ रखे रहना, उसके हिसाब से आप चलेंगे। देखिए 5वीं अनुसूची, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें 4 राज्यों को छोड़ के, 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको क्या करना है, मैप में भी देखना है, इन चीज़ों को, नॉर्थ ईस्ट के हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इन 4 राज्यों को छोड़कर, किसको, इन 4 राज्यों, अन्य जो राज्य हैं उसमें जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया होगा राष्ट्रपति ने, मैंने अनुसूचित जाति नहीं कहा, अनुसूचित क्षेत्र कह रहा हूँ, जो शेड्यूल्ड एरिया होता है, जो राष्ट्रपति तय करता है कि कौन सा एरिया शेड्यूल्ड होगा या अनुसूचित होगा। ठीक है, इन 4 राज्यों के अलावा जो भी अनुसूचित क्षेत्र राज्यपाल ने, राष्ट्रपति ने घोषित किए होंगे पूरे भारतवर्ष में या जिस राज्य में, तथा वहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति रहती है, अनुसूचित क्षेत्र प्लस अनुसूचित जनजाति, वहाँ के प्रशासन के संबंध में वर्णन किया गया है। ठीक है, 5वीं अनुसूची का संबंध क्या है, इन 4 राज्यों को छोड़ के अन्य जो राज्य हैं उनके अनुसूचित क्षेत्र प्लस अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में नियम बनाए गए, किसमें, 5वीं अनुसूची। ठीक है, और ये अनुसूचित जो जनजाति का प्रशासन होगा, ये राष्ट्रपति तय करेगा कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित होगा। ठीक, इसमें एक जनजाति सलाहकार परिषद के गठन की बात कही गई। क्या कही गई, जनजाति सलाहकार परिषद। ठीक है, एक जनजाति सलाहकार परिषद के गठन की बात कही गई है, जिसको कौन, राष्ट्रपति क्या करेगा, इसके लिए कहेगा कि आप इसका गठन करो, और इसमें अध्यक्ष, उसमें सदस्य और उनकी संख्या क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, उस राज्य का राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची का संबंध आपसे पूछता है तो इन 4 राज्यों को छोड़ के जो अन्य राज्य हैं उनके अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया। मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम इस पे मेनली टॉपिक, इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक,
अगला जो है उसकी अनुसूची में एक और चीज़ है, जैसे संसद और ने जो राज्य विधानमंडल ने जो कानून बना रखे हैं, राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वो उस कानूनों को उस अनुसूचित क्षेत्र में लागू करवाए या न करवाए जो राष्ट्रपति ने अधिसूचित किए, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में अगर संसद को संशोधन करना होगा तो उसको अधिकार दिया गया है, और वो अनुसूची में संशोधन जो करेगी उसको आप 368 के तहत संशोधन नहीं मानेंगे। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था 368 के तहत संशोधन, उसके तहत नहीं माना जाता, उस नॉर्मल सा संशोधन माना जाता है, ठीक है। अगला आता है देखिए छठी अनुसूची, 6th, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये जो मेन टॉपिक है मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आर्टिकल 244 के आसपास उसको मैं पढ़ाऊंगा। ये जो छठी अनुसूची है इसको भी समाहित किया गया था, इसके अंदर जो पोर्शन है एक आर्टिकल जोड़ा गया था 244 का ए, ठीक है। कौन सा? 244 का ए, उसके तहत हम ये सब चीज़ें देखेंगे। और 22वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, कौन सा? 22nd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 22वें संविधान संशोधन का हिस्सा था, और ये 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। अब देखिए छठी अनुसूची में क्या होता है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तो 5वीं से है, मतलब 5वीं से हटा गया था उनको, बाकी सब थे 5वीं में। छठी में वही 4 हैं, कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन एरियाओं के जो जनजातीय इलाके हैं, ठीक है, इन राज्यों के, इनके लिए विशेष प्रावधान करते हैं छठी अनुसूची। आपसे पूछता है छठी अनुसूची का संबंध किससे है या किससे नहीं है, तो आप क्वेश्चन को कंफ्यूज मत करना। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये राज्य हैं, बाकी इसके अलावा छठी में कोई भी नहीं है। अब देखिए होता क्या है, अब जनजातीय इलाके हैं, सही भाई, उनको भी प्रोटेक्शन देना था आज़ादी के बाद। पहले तो ब्रिटिश ने वहाँ शोषण किया था, उनकी संपदाओं को लूटा था, तो बाद में इसको क्या किया गया, इसके डेवलपमेंट के लिए, इनको ये ना लगे कि हम अलग थलग हैं, तो संसद को इसके तहत एक अधिकार दिया गया कि आपको असम के कुछ क्षेत्रों को मिला के, जनजातीय क्षेत्रों को मिला के वहाँ एक स्वायत्त निकाय बनाने का अधिकार हो सकता है। आप वहाँ पे स्थानीय लोगों से मिला के विधानमंडल बनाइए जो कानून बनाएंगे, या वहाँ पे आप मंत्रिपरिषद बनाइए, ठीक है। ये अधिकार किसको? संसद को, असम के इलाकों को मिलाने के बाद, ठीक। छठी अनुसूची में राज्यपाल क्या कर सकता है, वहाँ पे वहाँ का जो राज्यपाल होगा वो क्या करेगा, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसको अधिसूचित कर सकता है। राज्यपाल ये कहेगा कि इस इलाके को, जैसे असम का ये वाला जिला जनजातीय इलाका है, या असम के इस भाग को मैं जनजातीय जिला, मतलब अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र है वो घोषित करता हूँ। किसको अधिकार दिया गया? राज्यपाल को दिया गया, ठीक। इसके अलावा देखिए राज्यपाल क्या कर सकता है, वहाँ पे कोई जो स्वायत्त क्षेत्र है उसके एरिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, नाम में उसके परिवर्तन कर सकता है, साथ ही साथ एक जिला परिषद का भी गठन कर सकता है, या स्थानीय परिषद का गठन कर सकता है, जो वहाँ के डेवलपमेंट का कार्य देखेंगे। अब वहाँ पे हो सकता है कि वो कानून न लगे, डायरेक्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जो बनाए गए कानून उनको भी वहाँ पे लागू किया जा सकता है। मेनली जब हम आगे आएंगे छठी अनुसूची में, तब इसको, मतलब जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, विशेष उपबंध इन राज्यों के बारे में जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वहाँ हम इसको ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो छठी अनुसूची का अभी आपने ये समझना कि इन राज्यों से संबंध है, ठीक। अगला आता है देखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या बताया है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा उसका वर्णन करती है 7वीं अनुसूची। इसके अंदर 3 सूचियां हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं संघ सूची, एक को बोलते हैं राज्य सूची, एक को बोलते हैं समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची है, ये हमने कहाँ से ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। तो संघ सूची का मतलब है जिसपे केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, यानी केंद्र सरकार को। इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी देखिए, जैसे जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं उन चीज़ों को किसके अंदर शामिल किया गया हमने? संघ सूची के अंदर, ठीक। राष्ट्रीय महत्व जैसे विदेश संबंध हो गए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, या बैंकिंग, मुद्रा, शेयर मार्केट, ये सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी? युद्ध, शांति वगैरह, संघ सूची। देखिए जब ये लागू हुआ था तब इसमें 97 विषय थे, अभी इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, यानी इन 100 सब्जेक्टों पे सिर्फ केंद्र कानून बनाएगी। जैसे रेलवे है, वायु परिवहन है, सब कौन बनाएगा? संघ। राज्य में कौन से आएंगे? जो राज्य के महत्व की हैं, जो स्थानीय महत्व की हैं, जैसे भूमि पे लैंड हो गया, या आपका कृषि वगैरह, कृषि आय पे टैक्स है, भवनों पे टैक्स है, ये सब चीज़ें किसके अंदर आने वाली हैं? राज्य सूची के। इसके अलावा पुलिस को राज्य सूची के अंदर डाला गया है, यानी जो राज्य काम करेगा। आपने कभी सुना कि राज्य ने रेलवे पे कानून बनाया, राज्य ने ये वायु परिवहन पे कानून बनाया? हाँ, सड़क परिवहन राज्य के अंदर जरूर आता है, ठीक है, सड़क परिवहन, क्योंकि सड़क
तीसरा आता है देखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार। अब राज्य सूची में देखिए पहले तो 66 थे, अब 61 सब्जेक्ट है, इन पे सिर्फ राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती पे दोनों कानून बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, इसमें पहले 47 सब्जेक्ट थे, अब 52 हो गए हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कैसे आएगा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन संपदा, पशु पक्षियों का संरक्षण, इस टाइप के जो विषय हैं समवर्ती सूची के अंदर आते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ाऊंगा तब इसमें डिटेल से आएंगे, ठीक। अब देखिए, अब आता है अगली 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची वही है जो संविधान लागू होते समय टोटल थी 8 थी, ठीक है। इसमें देखिए उस टाइम पे 14 भाषाएं थी। इसके अंदर क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं का उल्लेख अगर आपसे कोई पूछता है वो 8वीं अनुसूची में। जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं को समाहित किया है। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है कौन सी एक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है या नहीं है, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। अब मैं डिस्क्रिप्शन में सारे नाम दे दूंगा, आप उसको नोट कर लेना और याद भी करना है आपको। कैसे करना है, देखिए इंडिया का मैप रखना, हर राज्य की लोकेशन देखना, लोकेशन जहाँ पे जिस राज्य की होगी वहाँ पे अपना एक रफ में कॉपी में नोट्स बना के इंडिया के मैप का उस राज्य की लोकेशन का उस भाषा का आप नाम लिखेंगे। जैसे देखिए कैसे याद करना है, साउथ के एक बार कर लेना, जो दक्षिणी राज्य जैसे केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्रा वगैरह तेलंगाना में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, ठीक, उड़ीसा में उड़िया, इस टाइप की जो लैंग्वेज है साउथ की हैं। तो ये कहाँ, कर्नाटक में कन्नड़, ये सब 8वीं अनुसूची में। उसके बाद आप आएंगे ऊपर के राज्यों में, उत्तरी भारत के, जैसे हिंदी है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, असमिया वगैरह है, मणिपुरी है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेपाली, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये सब चीज़ें किसके अंदर हैं। और सिंधी भी एक लैंग्वेज है 22वीं अनुसूची के अंदर। मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको नोट करना है और उस राज्य के आगे लिख देना आप जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है, जब 14 भाषा थी तो 15वीं जो ऐड की गई थी वो की गई थी सिंधी को। किसको, सिंधी भाषा। और ये किया गया था 21वां संविधान संशोधन, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत क्या जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन इन लोगों ने किया था 1992 में। कब, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये हुआ था 1992 में। इसके तहत कौन कौन सी जोड़ी गई थी, कोंकणी जो कि गुजरात में बोली जाती है, मैथिली और नेपाली, 3 भाषाएं, कोंकणी, मैथिली और कोंकणी, मैथिली और नेपाली। याद रखना 71वें संविधान संशोधन 1992 के है 3 भाषाएं, कोंकणी, मैथिली और नेपाली, ठीक, ये जोड़ी गई थी। तो कितनी होगी, 14 के 15, 15 और 3 18। उसके बाद अगला जो हुआ था वो कब हुआ था, 2003 में हुआ था, और उसके लिए 92वां संविधान संशोधन था, 92nd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था, 2003 में, ठीक है। इसके तहत क्या क्या जोड़ी गई थी, 4 भाषाएं, ये भी हमेशा क्वेश्चन आता है, बोडो, डोगरी और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये कब जोड़ी गई थी, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो आपको इनको, ये तथ्य आपके दिमाग में उंगलियों पे होने चाहिए, हमेशा पेपर में आते हैं, ठीक। अगला देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। उसमें अगला आता है 9वीं अनुसूची। नहीं तो ये पहली अनुसूची थी, पहला संविधान संशोधन था जिसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1 1951 में, ठीक है। इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जब देश आज़ाद हुआ था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन चल रहा था, भूमि सुधार चल रहे थे, तो उस टाइम पे संपत्ति का भी एक मौलिक अधिकार था, ठीक है। तो संसद को ये लगा अगर हम कहीं किसी की भूमि लें या जमींदारी प्रथा उन्मूलन करें, कोई कोर्ट न चले जाए कि मेरी संपत्ति का अधिकार छिन गया। तो इसमें इन लोगों ने ये प्रावधान कर दिया, अगर 9वीं अनुसूची में हम कोई विषय डालते हैं तो आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो संसद ने इसी चीज़ को देखते हुए कि अगर हम रिफॉर्म कर रहे हैं कोई संपत्ति के अधिकार के खिलाफ, ये उसको ये ना लगे कि मेरे संपत्ति का अधिकार छीन लिया, मैं न्यायालय चले जाऊँ, उस चीज़ से बचने के लिए 9वीं अनुसूची 1951 जोड़ दी गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 फर्स्ट संविधान संशोधन। और इसका क्या मतलब था, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट डाल दिया तो इसका मतलब उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे उसके बाद, ठीक है। इसी का फायदा उठाते हुए एक बार तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, SC ST और जो पिछड़ा वर्ग था उसको 69% तक आरक्षण दे दिया।
और 69% आरक्षण देने के उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया और आप उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते हो। हाल फिलहाल के दिनों अभी ये हाईलाइट रहा था 9वीं अनुसूची। इसमें क्या हुआ था, जब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये चीज़ सुन के राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक दलों ने ये कहा आप एक काम कीजिए उस चीज़ को यहाँ डाल दीजिए 9वीं अनुसूची में, तो उसको आप कोई न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में। अब देखिए अब आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे इसको चुनौती दे सकते हैं नहीं दे सकते। देखिए न्यायालय ने 1981 में एक 1981 न्यायालय ने क्या किया, 1991 में एक वामन राव केस था, वामन राव 1981 का केस है। इसमें फैसला दिया 24 अप्रैल 1973, जो बहुत फेमस केस है केशवानंद भारती। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून बनेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक, आज के टाइम पे न्यायिक समीक्षा हो जाती है। ठीक है, ये है 9वीं अनुसूची। अब देखिए 10वीं अनुसूची 10th है। ठीक, 2 ही बची हैं इसके बाद। देखिए ध्यान से देखना, ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसमें क्या है, दल बदल विरोधी कानून को विरोध करती है। दल बदल विरोधी कानून है, यानी इसमें होता क्या है, देखो 70-80 के दशक में बहुत से राजनीतिक पार्टियों में क्या होता है, जो विधायक वगैरह सांसद वगैरह चुन के जा रहे थे, टिकट किसी एक पार्टी का लड़ रहे थे, जीत नहीं गया दूसरी पार्टी में चले जा रहे थे। मतलब राजनीति में बहुत अस्थिरता थी, क्योंकि आप जा रहे हैं यहाँ दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, पद का लाभ देके किसी ने कहा मंत्री में सदस्य देंगे मंत्रिमंडल में, किसी ने कहा इतना पैसा देंगे इधर आ जाओ, तो सरकार को गिराने का दौर चल रहा था उस टाइम। इस चीज़ से बचने के लिए इसको लाया गया दल बदल विरोधी कानून, जो कि 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, देखिए अगर किसी सदस्य ने कोई जैसे ए पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा और बी पार्टी में चुनाव लड़ने के बाद चला जाता है, जीतने के बाद वहाँ सम्मिलित हो जाता है, तो उसको उसकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया जाएगा। न वो संसद का सदस्य तो संसद की सदस्यता उसकी चली जाएगी, राज्य विधानमंडल का सदस्य तो चली जाएगी। इसका निर्णय करेगा अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष? संसद में है तो संसद का अध्यक्ष यानी लोकसभा का, और राज्य में है तो राज्य के ये विधानसभाओं के अध्यक्ष इसका निर्णय करेंगे कि क्या इस पर दल बदल विरोधी कानून लगेगा या नहीं। बाद में क्या हुआ, 91वां संविधान संशोधन लाती है संसद। वो क्या कर देती है, अगर कोई पार्टी अपने 2/3 सदस्यों के साथ दूसरी जगह चले जाती है तो उसको दल बदल विरोधी नहीं माना जाता। ठीक है, और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर अध्यक्ष हो सकता है कि किसी पार्टी का हो, अपनी पार्टी में उसी का मेंबर बदल रहा हो या अपनी पार्टी की वो लाना चाह रहा हो, तो उसमें दल बदल विरोधी कानून लगाए ही ना। इसी चीज़ से बचने के लिए न्यायालय ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक मामला आया था, उसका नाम था मिहोतो होलोहान। ये है 1992 का मामला। ठीक है, मिहोतो होलोहान। इसमें क्या कहा, अध्यक्ष जो होगा उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। हो सकता है कि उसको लगा कि मेरी पार्टी में आ रहा है, मैं इसको दल बदल नहीं लगा सकता हूँ, इस भावना से बचने के लिए न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून हमारा अलग से टॉपिक है, उसमें आएंगे। अगले 2 अनुसूचियाँ देखिए कौन कौन सी बची। एक तो 11वीं बची है, ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था वो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए? पंचायतों की शक्तियाँ, जो पंचायत होती हैं गांव में, पहले तो केंद्र था, राज्य था, पंचायतें भी। पंचायतों को शक्तियाँ क्या होंगी, उसकी जिम्मेदारी, उसके उत्तरदायित्व के लिए 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कितने विषयों पे? 29। ठीक है, पंचायती राज हमारा अलग से टॉपिक है। और जो अंतिम है वो है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, इसके अंदर क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित शक्तियां, उनके उत्तरदायित्व, उनकी जिम्मेदारियां, और वर्तमान में इसके अंदर 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है जिसपे एक कानून बनाएंगे। ठीक है, ये तो थी आपकी अनुसूची वाला सेक्टर। ठीक, अब आपको क्या करना है, 1 से 12 अनुसूची तक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अपनी बुक से पढ़ना, कहीं आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रुकेगा, इससे नोट्स बनाना है, उसके बाद MCQs करना, आप कहीं नहीं अटकोगे। फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में, इसको रिवाइज करना। थैंक यू।